नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मेवाड़ राजवंश के चार पार्ट होंगे कुल, और टोटल 100 क्वेश्चंस मेवाड़ राजवंश से होंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें 25 क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। आप अपना आंकलन है वो कर लीजिएगा। आंकलन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आंकलन अपना कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनोत नैन्सी ने अपनी ख्यात में गोयलों की कितनी शाखाएं बताई हैं? मोहनोत नैन्सी ने अपनी ख्यात में, मोहनोत नैन्सी की ख्यात कौन सी? मोहनोत नैन्सी की ख्यात आप सब जानते हो। तो मोहनोत नैन्सी ने अपनी ख्यात में गोयलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 20। तो मोहनोत नैन्सी ने अपनी ख्यात में गोयलों की कितनी शाखाएं का उल्लेख किया है? 24, अर्थात 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। मोहनोत नैन्सी ने अपनी ख्यात में गोयलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। और इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। अब है 36 का ऑप्शन। तो देखिए 36 शाखाएं किसने बताई हैं? तो गोयलों की 36 शाखाएं हैं वो श्यामल दास ने बताई हैं। किसने बताई हैं? श्यामल दास ने। तो गोयलों की 36 शाखाएं किसने बताई हैं? श्यामल दास ने। और श्यामल दास की पुस्तक कौन सी है? वीर विनोद। तो श्यामल दास ने वीर विनोद में 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मोहनोत नैन्सी ने बताई हैं 24 शाखाएं, और श्यामल दास ने अपनी वीर विनोद पुस्तक में बताई हैं 36 शाखाएं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। तो किसने कहा कि बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था? ऑप्शन ए श्यामल दास, ऑप्शन बी कर्नल टोड, ऑप्शन सी रामकृष्ण भंडारकर, और ऑप्शन डी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। किसने कहा था कि बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था? श्यामल दास, कर्नल टोड, रामकृष्ण भंडारकर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो बताइए, इसका सही आंसर है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज बताया है। किसने बताया है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि निम्न से किस मेवाड़ शासक का नाम कालभोज था, लेकिन इसी को थोड़ा सा आधुनिक बनाते हुए, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसको थोड़ा सा हट बनाते हुए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। किसके अनुसार, किसने कहा? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अब देखते हैं हम श्यामल दास क्या कहते हैं बप्पा के बारे में। तो श्यामल दास बप्पा का शील का पुत्र मानते, जो शील था, शीलादित्य था, उसका पोता मानते हैं। शील का क्या मानते हैं? पोता मानते। और श्यामल दास कहते हैं कि बप्पा का वास्तविक नाम महेंद्र था। बप्पा का वास्तविक नाम बप्पा का महेंद्र नाम कौन बताते हैं? तो श्यामल दास ने कहा कि बप्पा का नाम महेंद्र था। बप्पा का नाम महेंद्र था। अब देखिए, श्यामल दास तो पोता बताते हैं शील का, कि श्यामल दास कहते हैं कि बप्पा शील का पोता था जिसका नाम महेंद्र था। लेकिन कर्नल टोड क्या बताते हैं? कर्नल टोड बताते हैं कि बप्पा का वास्तविक नाम शील था। बप्पा का वास्तविक नाम शील था। क्या था? शील था। तो ये आपसे मिलान में भी पूछ सकते हैं। एक तरफ दे देंगे रामकृष्ण भंडारकर, सीवी वैद्य, पंडित ओझा, श्यामल दास, कर्नल टोड, इनमें से चार एक तरफ दे देंगे, चार मतलब बप्पा के उपनाम दे देंगे, वास्तविक नाम दे देंगे, और पूछा जाएगा कि मिलान कीजिए। तो इस तरह के हार्ड क्वेश्चन बनने लगे हैं। रामकृष्ण भंडारकर, तो रामकृष्ण भंडारकर ने कहा कि बप्पा का नाम खुमान था। रामकृष्ण भंडारकर कहते हैं कि बप्पा का नाम खुमान था। खुमान।
तो रामकृष्ण भंडारकर ने बप्पा का नाम खोमाण बताया है, कर्नल टॉड ने इसका नाम सील बताया है, श्यामल दास ने तो सील का पोता बताया यानी महेंद्र बताया है, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो यही पूछा जाएगा कि बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था, किसके अनुसार? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला क्वेश्चन, बप्पा रावल से संबंधित असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए, बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज एवं राजगुरु की उपाधि ली। बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज, हिंदू सूरज एवं राजगुरु की उपाधि ली। तो ये कथन सही है। बप्पा रावल ने सच में हिंदुआ सूरज की उपाधि ली, बप्पा रावल ने राजगुरु की उपाधि ली। इसके अलावा एक उपाधि ली थी चकवे, तो चकवे की उपाधि भी बप्पा रावल ने ली थी। ऑप्शन 2 है, तो ऑप्शन ए तो सही है कि बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज राजगुरु की उपाधि ली। ऑप्शन बी, बप्पा रावल ने नागदा में सहस्त्र बाहु का मंदिर बनाया। क्या बप्पा रावल ने नागदा में सहस्त्र बाहु मंदिर बनवाया था? जी हाँ, बप्पा रावल ने नागदा में सहस्त्र बाहु का मंदिर बनाया, जिसे सास बाहु का मंदिर कहा जाता है। तो बप्पा रावल ने नागदा में सहस्त्र बाहु मंदिर बनाया था। अगला देखिए, बप्पा ने सोने के सिक्के चलाए। जी हाँ, ये कथन सत्य है कि बप्पा ने सोने के सिक्के चलाए, और मेवाड़ राजवंश के अंतर्गत बप्पा ही वह शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, और एक सोने का जो भार था वो 115 ग्रेन था। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बप्पा ने जो सोने का सिक्का चलाया उसका भार कितना था? 115 ग्रेन, GREN, ग्रेन। तो 115 ग्रेन था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बप्पा ने सोने के सिक्के चलवाए जिस पर एक तरफ सूर्य तथा दूसरी तरफ धवस था, जिसमें एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ धवस था। रॉन्ग, सूर्य तो था लेकिन दूसरी तरफ ध्वज नहीं था, बल्कि त्रिशूल था। दूसरी तरफ ध्वज नहीं बल्कि त्रिशूल था। तो बप्पा ने जो सोने के सिक्के चलाए उस पर एक तरफ सूर्य था, ये सही है, एक तरफ सूर्य था ये सही है, लेकिन दूसरी तरफ ध्वज नहीं बल्कि त्रिशूल था। तो इसलिए ऑप्शन स है वो रॉन्ग हो जाता है। इसमें ऑप्शन स है वो रॉन्ग हो जाता है। सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मेटल से की। ये एकदम सही है। सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मेटल से की। चार्ल्स मेटल एक यूरोपीय शासक था, उससे की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसके शासनकाल में गोहिल 2 शाखाओं में बंट गया? ऑप्शन ए रण सिंह, ऑप्शन बी कुमार सिंह, ऑप्शन सी सामंत सिंह, ऑप्शन डी जेतर सिंह। तो गोहिल वंश है वो रण सिंह, इन्हीं का दूसरा नाम करण सिंह है। तो रण सिंह अर्थात करण सिंह के समय गोहिल वंश 2 शाखाओं में बंट गया। कौन कौन से शाखाओं में बंट गया? रण सिंह के समय 2 शाखाओं में बंट गया, यानी रावल शाखा में बंट गया और राणा शाखा में बंट गया था। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में रावल शाखा की शुरुआत किसने की? मेवाड़ में रावल शाखा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए करण सिंह, जिसका दूसरा नाम रण सिंह भी है, ऑप्शन बी सेम सिंह, ऑप्शन सी सामंत सिंह, ऑप्शन डी राहत।
तो जो ये रावल शाखा है इसकी शुरुआत की थी श्याम सिंह ने। और श्याम सिंह कौन है? श्याम सिंह है इस करण सिंह अर्थात रण सिंह के पुत्र। तो श्याम सिंह ने रावल शाखा की शुरुआत की थी। श्याम सिंह ने रावल शाखा की शुरुआत की थी। जबकि आप ये देख रहे हैं राहप होगा यहाँ पे, राहप भी करण सिंह अर्थात राहप भी करण सिंह के पुत्र हैं अर्थात श्याम सिंह के भाई हैं। तो राहप ने राणा शाखा चलाई और श्याम सिंह ने राणा शाखा चलाई। देखिए करण सिंह के पुत्र हैं श्याम सिंह और राहप। श्याम सिंह ने रावल शाखा चलाई और राहप ने राणा शाखा चलाई। क्वेश्चन नंबर 6। तो रावल शाखा की शुरुआत श्याम सिंह। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा मेवाड़ शासक पृथ्वीराज तृतीय का तराइन के युद्ध में सहयोग दिया? यानी कौन से मेवाड़ शासक ने पृथ्वीराज तृतीय का तराइन के युद्ध में सहयोग किया था? ऑप्शन ए श्याम सिंह, ऑप्शन बी राहप, ऑप्शन सी कुमार सिंह, ऑप्शन डी सामंत सिंह। इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा मेवाड़ शासक पृथ्वीराज तृतीय का तराइन के युद्ध में सहयोग दिया? ऑप्शन है श्याम सिंह, ऑप्शन बी राहप, ऑप्शन सी कुमार सिंह, ऑप्शन डी सामंत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सामंत सिंह। सामंत सिंह ने पृथ्वीराज तृतीय का तराइन युद्ध में सहयोग दिया था। कौन से युद्ध में? तराइन द्वितीय में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्ण काल किसे कहा है? यानी मेवाड़ का मध्यकालीन सवर्ण काल किसके काल को कहा है? दशरथ शर्मा ने। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्ण काल किस शासक के काल को कहा? ऑप्शन ए जेतर सिंह, ऑप्शन बी रतन सिंह, ऑप्शन सी तेज सिंह, ऑप्शन डी समर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा जेतर सिंह। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के काल को सवर्ण काल कहा है। जेतर सिंह के काल को। जेतर सिंह वही है भूताला का युद्ध इल्तुतमिश के साथ लड़ा था। अगला क्वेश्चन, बालक एवं मदन किस मेवाड़ शासक के सेनापति थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसका बताऊंगा। तो बालक एवं मदन किस मेवाड़ शासक के सेनापति थे? ऑप्शन ए रतन सिंह, ऑप्शन बी जेतर सिंह, ऑप्शन सी समर सिंह, ऑप्शन डी तेज सिंह। तो बालक एवं मदन जेतर सिंह के सेनापति थे। जेतर सिंह के सेनापति थे। और बालक एवं मदन जेतर सिंह के सेनापति थे। और भूताला के युद्ध में नेतृत्व किया था बालक एवं मदन। बालक एवं मदन भूताला का युद्ध में नेतृत्व करता, यानी भूताला के युद्ध में ये सेनापति थे जेतर सिंह के। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बालक एवं मदन किस मेवाड़ शासक के सेनापति थे? जेतर सिंह के सेनापति थे। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पारम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किस शासक ने ली? ऑप्शन ए रण सिंह, ऑप्शन बी श्याम सिंह, ऑप्शन सी सामंत सिंह, ऑप्शन डी तेज सिंह। पारम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए रण सिंह, ऑप्शन बी श्याम सिंह, ऑप्शन सी सामंत सिंह, ऑप्शन डी तेज सिंह। तो इसका सही आंसर है तेज सिंह। तेज सिंह ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर ये उपाधियां धारण की थी। तेज सिंह के समय किस दिल्ली शासक का आक्रमण हुआ? तेज सिंह के समय
किस दिल्ली शासक ने आक्रमण किया? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी वीर धवल, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन मोहम्मद। आजकल ये नहीं पूछे जाते क्योंकि बहुत सारे शासक हैं, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, तो ऐसे नहीं पूछे जाते कि वीर धवल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, इस तरह से नहीं पूछे जाते। इस तरह से तो बहुत सारे युद्ध हैं, कितने याद करें। इस तरह से नहीं पूछे जाकर आजकल इस तरह पूछे जाते हैं कि किस शासक समय किस दिल्ली सुल्तान ने आक्रमण किया था। तो तेजसी के समय किस दिल्ली शासक का आक्रमण हुआ? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी वीर धवल, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। तेज सिंह के समय गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे लगता है ये इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि गयासुद्दीन बलबन जो एक दिल्ली शासक था, इसका आक्रमण जब मेवाड़ पर हुआ तब मेवाड़ का शासक कौन था? तो तेज सिंह था। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन आपको याद कराना था, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा कि तेज सिंह के समय किस दिल्ली शासक का आक्रमण हुआ? तो गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश का आक्रमण तो जेतर सिंह के समय हुआ था। वीर धवल का आक्रमण, तो वीर धवल के सेनापति थे वास्तुपाल तेजपाल, तो वीर धवल जो आक्रमण हुआ था वो जेतर सिंह के समय हुआ। इल्तुतमिश का आक्रमण जेतर सिंह के समय हुआ और गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण तेज सिंह के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस में समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया? अपहरता। तो किस में समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है? आबू शिलालेख, चीरवे का लेख, सामोली लेख या कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। किस में कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है। और सामोली का लेख ये शिलादित्य से संबंधित है, इतना याद रख लीजिए। रतन परब सूरी एवं पार्श्वचंद किसके दरबार में रहते थे? रतन परब सूरी एवं पार्श्वचंद किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए रतन सिंह, ऑप्शन बी समर सिंह, ऑप्शन सी हमीर सिसोदिया, ऑप्शन डी राणा सांगा। तो बताइए, रतन सिंह, समर सिंह, हमीर सिसोदिया या राणा सांगा? तो रतन परब सूरी एवं पार्श्वचंद ये समर सिंह के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, हमीर से पूर्व मेवाड़ के शासक क्या कहलाए? हमीर से पूर्व मेवाड़ के शासक क्या कहलाए? राणा, ऑप्शन बी रावल, ऑप्शन सी सिसोदिया, ऑप्शन डी राठौड़। तो ऑप्शन डी तो हम कट ही कर देते हैं क्योंकि राठौड़ तो मारवाड़ के थे। अब ऑप्शन 3 बचे कि हमीर से पूर्व मेवाड़ के शासक क्या कहलाए? ऑप्शन ए राणा, ऑप्शन बी रावल, ऑप्शन सी सिसोदिया। तो राणा और सिसोदिया ये तो हमीर के बाद, तो हमीर से पूर्व मेवाड़ के शासक क्या कहलाते थे? रावल कहलाते थे। हमीर से पूर्व रावल कहलाते थे। और आप सबको पता है रण सिंह अर्थात करण सिंह के समय 2 शाखाएं हो गई थी, जिसमें शेब सिंह ने रावल शाखा और राहप ने राणा शाखा स्थापित की थी।
अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ किले में अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया? चित्तौड़गढ़ किले में अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया? अन्नपूर्णा माता, जिसका अन्य नाम है बिरवड़ी माता। होता क्या है कि हम याद करके चले जाते हैं। एक प्रकार से देखिए, जो वन लाइन क्वेश्चन होते हैं उसमें नुकसान क्या होता है? उसमें ये नुकसान होता है कि हम याद करके चल जाते हैं चित्तौड़गढ़ किले में अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले में बिरवड़ी माता का मंदिर किसने बनवाया। फिर वहाँ पे नुकसान हो जाता है और मेरिट हाथ से निकल जाती है, सिलेक्शन हाथ से निकल जाता है। तो हमें ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर चलना चाहिए, और ऑप्शन में जो जो ऑप्शन आए हैं उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो चित्तौड़गढ़ किले में अन्नपूर्णा माता यानी बिरवड़ी माता का मंदिर किसने बनवाया? सांगा, कुंभा, हमीर, लाखा। तो इसका सही उत्तर होगा हमीर। हमीर ने बनवाया। चित्तौड़गढ़ किले में अन्नपूर्णा माता अर्थात बिरवड़ी माता का मंदिर हमीर ने बनवाया, हमीर सिसोदिया। अगला क्वेश्चन, एक तरफ विद्वान है और दूसरी तरफ शासक है, इनको सुमेलित करना है। और आजकल के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने लगे हैं। तो विद्वान है पदम सिंह एवं केल सिंह बराबर समर सिंह, योगेश्वर भट्ट विष्णु भट्ट बराबर राणा लाखा, झोटेंग भट्ट धनेश्वर भट्ट बराबर मोक्कल, सोमदेव जयचंद्र सूरी बराबर कोम्बा। अब आपको सुमेलित बताना है। तो सुमेलित करने के लिए आपको पता होना चाहिए पदम सिंह एवं केल सिंह किसके दरबार में रहते थे? पदम सिंह एवं केल सिंह किसके दरबार में रहते थे? तो पदम सिंह एवं केल सिंह है वो समर सिंह के दरबार में रहते थे। पदम सिंह एवं केल सिंह, तो पदम सिंह एवं केल सिंह समर सिंह के दरबार में रहते थे। पदम सिंह एवं केल सिंह समर सिंह के दरबार में रहते थे। योगेश्वर भट्ट एवं विष्णु भट्ट, योगेश्वर भट्ट एवं विष्णु भट्ट राणा लाखा के दरबार में रहते थे। सही है क्या? योगेश्वर भट्ट एवं विष्णु भट्ट राणा लाखा के दरबार में रहते थे क्या? योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। तो योगेश्वर भट्ट एवं विष्णु भट्ट गलत। योगेश्वर भट्ट विष्णु भट्ट लाखा के दरबार में नहीं, मोक्कल के दरबार में रहते थे। पदम सिंह केल सिंह समर सिंह के दरबार में, झोटिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट लाखा के दरबार में रहते थे। सोमदेव एवं जयचंद्र सूरी कुंभा के दरबार में रहते थे। तो पदम सिंह एवं केल सिंह, चाहे इस क्वेश्चन में हमें 2 मिनट लग जाए लेकिन हमें ये याद होना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पदम सिंह एवं केल सिंह समर सिंह के दरबार में, योगेश्वर भट्ट एवं विष्णु भट्ट मोक्कल के दरबार में, झोटेंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट राणा लाखा के दरबार में, और सोमदेव एवं जयचंद्र सूरी, ये तो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, कुंभा के दरबार में। सोमदेव जयचंद्र सूरी तो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हर साल कोई ना कोई एग्जाम में ये 2 विद्वान जरूर पूछे जाते। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वे विद्वान बताइए जो कुंभा के दरबार में रहते थे। ऑप्शन है सोम सुंदर सूरी, ऑप्शन बी जयचंद्र सूरी, ऑप्शन सी भुवन कीर्ति, ऑप्शन डी मुनि सुंदर, और ऑप्शन ये बांकीदास। अब नीचे ऑप्शन है ब स द ये ए स द ए ब स द, इस तरह से। तो इसे छोड़िए, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से विद्वान हैं जो कुंभा के दरबार में रहते थे। तो सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी
तो सोम सुंदर सूरी कुंभा के दरबार में रहते थे। सोम सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, भुवन कीर्ति, भुवन कीर्ति, मुनि सुंदर सूरी, मुनि सुंदर सूरी, ये रहते थे। बांकीदास नहीं, बांकीदास नहीं, बांकीदास तो उसके दरबार में रहते थे, मान सिंह के दरबार में। बांकीदास तो मान सिंह के दरबार में रहते थे, जिसने नाथ संप्रदाय में, है ना, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? मान सिंह, वो मान सिंह। तो सोम सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, भुवन कीर्ति, मुनि सुंदर सूरी, ये कुंभा के दरबार में रहते थे। तो ए ब स द, तो ए ब स द ऑप्शन सी है, उससे ही हो जाएगा। सभी नहीं है, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस मेवाड़ शासक का विवाह पृथ्वीराज द्वितीय की बहन से हुआ? पृथ्वीराज द्वितीय की बहन का नाम था पृथ्वीबाई। तो किस मेवाड़ शासक का विवाह पृथ्वीराज द्वितीय की बहन से हुआ? और कई बार तो ऐसे भी पूछ लेते, पृथ्वीबाई किसकी बहन थी? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, इस तरह से भी पूछ लेते हैं और कन्फ्यूजन हो जाते हैं। एक बार रेलवे पुलिस में पूछा गया था, उसमें ऐसे दिया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो किस मेवाड़ शासक का विवाह पृथ्वीराज द्वितीय की बहन से हुआ? कुमार सिंह, सामंत सिंह, पदम सिंह या जेतर सिंह? तो इसका सही आंसर है सामंत सिंह। सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीराज द्वितीय की बहन से हुआ और पृथ्वीराज तृतीय के तराइन के द्वितीय युद्ध में सामंत सिंह ने भाग भी लिया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तब मेवाड़ का शासक कौन था? दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन, इस तरह के क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिए, ये मत सोचिए फालतू का क्वेश्चन है, छोड़ो इसे। इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे, है ना, क्योंकि पुराने क्वेश्चन तो बार बार देख चुके हैं, मॉडल टेस्ट उसके ले चुके हैं, तो वो नहीं पूछे जाएंगे। तो दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तब शासक कौन था? ऑप्शन है सामंत सिंह, ऑप्शन बी तेज सिंह, ऑप्शन सी जेतर सिंह, ऑप्शन डी समर सिंह। तो बताइए, दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन ने जब आक्रमण किया मेवाड़ पर तब मेवाड़ का शासक कौन था? तो देखिए, इसमें हम तेज सिंह हटा देते हैं, तेज सिंह तो नहीं था, तेज सिंह तो नहीं था। फिर हमें इसमें समर सिंह हटा देते हैं, तो समर सिंह भी नहीं था। जब सुल्तान नसीरुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, इसमें दो ऑप्शन हमने हटा दिए, समर सिंह नहीं था, तेज सिंह नहीं था। अब ऑप्शन सामंत सिंह, तो देखिए सामंत सिंह भी नहीं था, सामंत सिंह भी नहीं था, तो ऑप्शन क्या बच गया? जेतर सिंह। जब दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तब वह शासक कौन था? जेतर सिंह था। कौन था? जेतर सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेतर सिंह। तेज सिंह के समय आक्रमण किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने तेज सिंह के समय आक्रमण किया। जेतर सिंह के समय दो दिल्ली सुल्तान ने आक्रमण किए, इल्तुतमिश ने भी आक्रमण किया और नसीरुद्दीन ने भी आक्रमण किया। समर सिंह के समय किसी दिल्ली सुल्तान ने आक्रमण नहीं किया था और सामंत सिंह के समय भी किसी दिल्ली सुल्तान ने आक्रमण नहीं किया था। हाँ, याद रखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सामंत सिंह के समय मेवाड़ हाथ से निकल गया था, तो पूछा जा सकता है सर्वप्रथम कौन वो मेवाड़ का शासक है जब सर्वप्रथम, जब पहली बार मेवाड़ हाथ से निकल गया था,
तब उस समय शासक कौन था? तो सामंत सिंह था, है ना। और फिर सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने मेवाड़ फिर से हासिल किया था। तो किस शासक के समय मेवाड़ शासक है वो, मेवाड़ के शासक मेवाड़ से मतलब मेवाड़ शासक कौन था जिसके हाथ से मेवाड़ निकल गया? तो वो सामंत सिंह था, और सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने प्राप्त किया था फिर से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। अगला देखिए, उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप उपाधि किसकी थी? तो उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप उपाधि किसकी थी? ऑप्शन है राणा लाखा, ऑप्शन बी राणा हमीर, ऑप्शन सी तेज सिंह, ऑप्शन डी चैतर सिंह। तो ये तेज सिंह की उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? तेज सिंह की उपाधि। उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप तेज सिंह की उपाधि। किस मेवाड़ शासक को भग्नावशेषों का उद्धारक कहा गया है? किसे मेवाड़ शासक को भग्नावशेषों का उद्धारक कहा गया है? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी मोगल, ऑप्शन सी कुंभा, ऑप्शन डी उदय सिंह। तो भग्नावशेषों का उद्धारक कुंभा को कहा गया है। याद रखिए, भग्नावशेषों का उद्धारक कुंभा को कहा गया है, सांगा को नहीं, कुंभा को कहा गया है। किस मेवाड़ शासक को भग्नावशेषों का उद्धारक कहा गया है? कुंभा को। याद रखिए। निम्न में से अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी कुंभा की उपाधि नहीं है? निम्न में से कौन सी कुंभा की उपाधि नहीं है? नंदीकेश्वर अवतार। अब नंदीकेश्वर अवतार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान शिव के जो नंदी थे उनकी ये पूजा क्या करते थे, तो इसलिए इसे नंदीकेश्वर अवतार कहते हैं। धीमान कहते हैं क्योंकि ये तीरंदाजी में कुशल थे, निपुण थे, इसलिए इन्हें धीमान कहते हैं। राव राय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राजाओं में श्रेष्ठ थे। महाराजा धीराज इसलिए कहते हैं कि महाराजाओं में भी मतलब जो महाराजा होता है, इसलिए इसे महाराजा धीराज कहते हैं। सुरपति कहते हैं या हिंदू सुल्तान कहते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। एक तो धीमान में, आप कंफ्यूजन किस ऑप्शन में होंगे? धीमान में होंगे, नंदीकेश्वर अवतार में होंगे, आप इन दो में कंफ्यूज होंगे। और फिर आप सोचेंगे कि सुरपति हो सकता है, लेकिन सुरपति नहीं होगा। इसका आंसर सही है ये कुंभा की उपाधि नहीं है। हिंदू सुल्तान भी कुंभा की उपाधि है। हिंदुआ सूरज बप्पा की उपाधि है, हिंदुआ सूरज बप्पा की उपाधि है, और हिंदू सुल्तान कुंभा की उपाधि है। तो कुंभा की उपाधि है नंदीकेश्वर अवतार, धीमान, राव राय, महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान। सुरपति नहीं है, सुरपति नहीं है, बल्कि अश्वपति, गजपति ये है। अगला देखिए, निम्न में से कौन से कुंभा के दरबार में नहीं था? निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं रहता था? ऑप्शन ए टिल्ला भट्ट, ऑप्शन बी कान्हा व्यास, ऑप्शन सी सारंग व्यास, ऑप्शन डी केलहण। तो इसका सही आंसर होगा केलहण। केलहण है ये समर सिंह के दरबार में रहता था, ये शिल्पी था। समर सिंह के दरबार में रहता था और शिल्पी था ये। तो केलहण नहीं रहता था कुंभा के दरबार में। कुंभा के दरबार में कान्हा व्यास और सारंग व्यास ये दोनों गुरु हैं। सारंग व्यास और कान्हा व्यास ये दोनों कुंभा के गुरु हैं। टेला भट्ट ये दरबारी विद्वान है, ये कुंभा के दरबार में रहता था। तो टेला भट्ट, कान्हा व्यास, सारंग व्यास ये दोनों गुरु हैं, लेकिन ये भी विद्वान हैं। विद्वान का क्या अर्थ होता है? विद्वान का अर्थ होता है जो सलाह मशवरा देता है। जो लेखक होता है वो भी विद्वान ही माना जाता है, या जो किसी कौशल में निपुण होता है वो भी विद्वान। अगला देखिए, निम्न में से मंडन की रचना नहीं है, और सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा भी गया था कि निम्न में से मंडन की रचना नहीं है। और इससे पहले थर्ड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया था, और उससे पहले एक बार वो राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, पटवारी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है।
तो ये देखिए बहुत बार पूछा जाता है। तो निम्नलिखित मंडन की रचना नहीं है। वास्तु मंडन, वास्तुसार, रूपावतार मंडन, वैद्य मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंजरी। ऑप्शन ए सैद है, सैद है, केवल रय और केवल स। तो कौन सी रचना नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा केवल रय, यानी वास्तु मंजरी मंडन की रचना नहीं है। अगर वास्तु मंजरी मंडन की रचना नहीं है तो किसकी रचना है? तो वास्तु मंजरी किसकी रचना है? वास्तु मंजरी है वो नाथा की रचना है। नाथा कौन? मंडन का भाई नाथा। वास्तु मंजरी नाथा की रचना है। तो देखिए मंडन की रचना है वास्तु मंडन, वास्तुसार, रूपावतार मंडन। इसी रूपावतार मंडन का अन्य नाम है देवमूर्ति प्रकरण। तो देवमूर्ति प्रकरण को ही रूपावतार मंडन कहते हैं। अब देवमूर्ति प्रकरण को रूपावतार मंडन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देवमूर्ति प्रकरण तो समझ सकते हैं, देवों की मूर्तियां बनती थी, प्रतिमाएं बनती थी, और जो मूर्तियां प्रतिमाएं बनती थी उनमें अनेक अवतारों की भी मूर्तियां बनती थी, इसलिए इसे रूपावतार मंडन भी कहते हैं। वैद्य मंडन ये भी है। वैद्य मंडन से आप समझ सकते हैं उपचार, इलाज, बीमारियां वगैरह। रूप मंडन, रूप मंडन भी थी, वास्तु मंडन भी थी। वास्तु से आप समझ ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जब सांगा शासक बना तो करमचंद पवार को किसकी उपाधि, कौन सी उपाधि प्रदान की गई? यानी जब सांगा शासक बना तब करमचंद पवार को कौन सी उपाधि प्रदान की थी सांगा ने? राय की, रावत की, आदिल की, जमींदार की। तो देखिए आदिल की उपाधि यह तो मुगलों द्वारा दी जाती थी, है ना। तो ये तो मुगलों द्वारा ये आदिल की वगैरह दी जाती। जमींदार की उपाधि, तो जमींदार की उपाधि भी नहीं, क्योंकि जमींदार की ये वगैरह उपाधियाँ तो ये बहुत बाद में मिलने लगी। 18वीं 19वीं शताब्दी में ये जमींदार की उपाधियाँ दी जाती थी, तो ये तो नहीं है। अब है राय और रावत। तो रावत की उपाधि है, सांगा ने करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था SI के एग्जाम में। किस मेवाड़ शासक का कथन है कि मुझको मेवाड़ राज्य का शासन करने हेतु ही निमित्त पैदा किया गया है? मुझे तो, मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूँ ताकि मैं मेवाड़ पर शासन कर सकूँ, मेवाड़ का शासन संभाल सकूँ। जयमल, पृथ्वीराज सिसोदिया, ऑप्शन सी उद्दा, ऑप्शन डी सांगा। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया जिसकी हत्या वो नागौर के शासक ने कर दी थी, क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी बहन का विवाह नागौर के शासक से की थी, और नागौर का शासक है वो पृथ्वीराज की बहन को प्रताड़ना देता था, उसे मारता था, पीटता था। तो एक दिन बुलाकर लड्डू में जहर मिलाकर पृथ्वीराज सिसोदिया को दे दिया। पृथ्वीराज सिसोदिया मारा गया। और उद्दा तो आप जानते हैं पितरहंता, जिसने कुंभा का हत्या की थी। तो प्रथम पितरहंता यही है उद्दा। इसी के साथ मेवाड़ से संबंधित ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें से मैंने ऐसे भी क्वेश्चन लिए हैं जो पूर्व एग्जाम में आ चुके हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन लिए हैं जो आगामी एग्जाम में बनने लायक हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे। तो धन्यवाद।